गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन वगैरह और वो हमने रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो में कर लिया था। फिर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन की टाइप है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो इसमें फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी इसमें सिर्फ 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही एनर्जी रिलीज होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 या फिर 36 एटीपी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। जो फर्स्ट है उसका नाम है लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और जो दूसरी टाइप है उसका नाम है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर एल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है यानी कि लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और ये ह्यूमंस में होता है, मसल्स में, ह्यूमन की मसल्स में होता है जब वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जब हम बहुत ज्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब क्या होता है एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी में मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी में फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और अल्टीमेटली ग्लूकोज का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इससे पेन भी होती है मसल्स में, तो इसे बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ह्यूमन की मसल्स में होता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और स्टर्नस एक्सरसाइज, और बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ बैक्टीरियाज में, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड में पाए जाते हैं यानी कि दही में मिलता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का में भी ग्लाइकोलिसिस होता है, हमने पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और जो पायरुविक एसिड है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है, इसको हमने डिटेल में ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो में कर लिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ वही स्टेप्स मेन हाईलाइट किए हैं जहां पर एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी यूज हो रहा है, या फिर NADPH2 बन रहा है। तो जब ग्लूकोज से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तक आते इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यहां तक आते 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, यानी कि 2 एटीपी कन्वर्ट हो गए होते हैं 2 ADP में। और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसमें 2 ADP से 2 ATP बनते हैं, और 2 NAD पॉजिटिव से 2 NADH2 बनते हैं। और फिर जो ये वाला स्टेप आता है 2-फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड जब बनता है तब भी 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, 2 ADP कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATP में। ये दोनों SLP यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। ये सारा डिटेल आपने ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो में कर लिया है। तो मेन इसमें क्या था, अब जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो जो ये यहाँ पर स्टेप में NADH2 बने थे, जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो 2 NADH2 बने थे वो इस स्टेप में यूज हो जाते हैं और कन्वर्ट वापस हो जाते हैं NAD पॉजिटिव में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे, यानी कि पायरुविक एसिड की रिडक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। ये 2 हाइड्रोजन यहां से यहां पर जुड़ गए, यहां पर 4 हाइड्रोजन थे पायरुविक एसिड में, और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो यहां कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। तो ये है लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ह्यूमन की मसल्स में हैवी एक्सरसाइज के दौरान, और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोएसिडोबैसिलस जो कि दही में मिलता है, कर्ड में मिलता है, वहां पर ये होती है। तो इस इसमें भी ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व होती है और पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में,
और इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एटीपी कितनी बनी है, 2 एटीपी यूज हुई हैं, यानी कि -2 एटीपी। 2 एटीपी यहां पर बनी, 2 एटीपी यहां पर बनी, कितनी टोटल एटीपी बन गई 4, तो यानी +4 एटीपी। 2 NADH2 यहां पर बने, लेकिन वो इस स्टेप में यूज होगी, तो NADH2 की नेट गेन क्या है 0। तो पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में कितनी एटीपी बनी, 2 एटीपी। तो कितनी एटीपी बनी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, 2 एटीपी। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हमारी जो सेकेंड टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका नाम है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में मिलती है, जो कि एक टाइप ऑफ फंगी है, और इसका बेकरी वगैरह में काफी यूज होता है। और एल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी बेवरेजेस बनाने में भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है। और ब्रेड बनाने के लिए, अब जो ब्रेड है या बेकरी का स्टफ है वो स्पॉन्जी क्यों होता है, क्योंकि ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसमें एक स्टेप में ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जिसकी वजह से होल्स आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो पफी और स्पॉन्जी बन जाती है। तो ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 ब्रेड्स एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स आर स्पॉन्जी। तो CO2 का रिलीज होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान, और उसकी वजह से जितना भी बेकरी का स्टफ है वो होता है स्पॉन्जी। नाउ इसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में वही जो अपने सेम स्टेप्स हैं जो एटीपी फॉर्मेशन के, कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, और जब जो आपको जैसे अभी बताया था कि 10 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हमने जहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन हो रही है या यूज हो रहे हैं, NADH2 बन रहा है, हमने सिर्फ वही स्टेप्स हाईलाइट किए हैं। इसको जब अब यहाँ पर 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, 2 एटीपी यहाँ बन रहे हैं, 2 एटीपी इस स्टेप पे बन रहे हैं, और NADH2 इस स्टेप पे बन रहा है। अब यहाँ तक तो पायरुविक एसिड तक तो, यानी कि ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट जो कि अभी हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में किया है, वो सेम। अब पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होती है, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो 3 कार्बन से कितना कार्बन कंपाउंड बनेगा, 2 कार्बन कंपाउंड। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को निकाल देगा। 2 पायरुविक एसिड 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। और एक हमारे पास बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ये NADH2 जो यहाँ पर बना था, ये अपने हाइड्रोजन इसको दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4। 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 4 से कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6। तो ये होता है स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था सेम, और पायरुविक एसिड की फिर डिकार्बोक्सिलेशन होगी, वो तो 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, और ये डिकार्बोक्सिलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। अब एसिटाल्डिहाइड जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, उससे अल्कोहल बनेगा इथेनॉल, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है, बाय रिडक्शन। इसकी रिडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ NADH2, जो कि इस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में बनता है, जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो ये NADH2 के मॉलिक्यूल्स इसमें अपना हाइड्रोजन इसको पकड़ा देंगे, और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके किस में रिड्यूस हो जाएगा,
अल्कोहल में, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया यानी रिडक्शन हो रही है किसकी मदद से, NADH2 की मदद से, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी देख लो जो NADH2 बना वो यहाँ पर यूज हो गया और 4 ATP बन रहे हैं, 2 ATP यूज हो रहे हैं, तो नेट एनर्जी आउटपुट कितनी हुई, 2 ATP। तो जो रेस्पिरेशन है ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस तो है ही, एक्सर्गोनिक यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। इसे हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक मतलब वो प्रोसेस जो कि कैटाबॉलिक भी होए और एनाबॉलिक भी। कैटाबॉलिक यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो यानी कि रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होता है तब हम उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो क्योंकि इसमें फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। और ये एनाबॉलिक भी है। एनाबॉलिक मतलब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, मल्टी पाथवे प्रोसेस है, इसमें कई बीच में जो इंटरमीडिएट्स आते हैं वो सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स में यूज होते हैं। तो इसमें जो भी इंटरमीडिएट्स आए हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन में बनता है जब 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये सिंथेसिस ऑफ फैट में इंपॉर्टेंट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज यूज्ड ड्यूरिंग फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट, और कुछ अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में भी एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होता है। फिर है जैसे हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये भी क्रेब्स साइकिल के दौरान ही बनता है और ये भी यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ सम अमाइनो एसिड्स। फिर जैसे हमारा इंटरमीडिएट था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये भी क्रेब्स साइकिल के दौरान ही बना था और ये होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, the pigment that is responsible for trapping light energy, that is chlorophyll। तो उसकी जो सिंथेसिस है, उसकी फॉर्मेशन के लिए ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो ऐसे मतलब और भी काफी सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो कि कुछ और कंपाउंड्स को बनाने में यूज होते हैं। तो इसीलिए ये एनाबॉलिक भी है रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ सेवरल अदर कंपाउंड्स। तो इसीलिए रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक भी है क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और एनाबॉलिक इसीलिए क्योंकि इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं रेस्पिरेशन में वो यूज होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड, चाहे वो अमाइनो एसिड है, क्लोरोफिल है, चाहे फैट्स है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक भी है, एनाबॉलिक भी है, और जो चीज कैटाबॉलिक भी होए और एनाबॉलिक भी होए उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक। तो रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथ। सॉरी, respiration is an amphibolic pathway. रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक पाथवे, इसलिए हम बोलते हैं रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक पाथवे।